हेलो एवरीवन, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मास डिफेक्ट के बारे में जाना था और मास डिफेक्ट के साथ साथ मास डिफेक्ट पे बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में जानेंगे। क्लियर। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व जब आप जानेंगे तो वहीं पर आपको थोड़ा सा एहसास होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, राइट। तो गौर से सुनिएगा, पहले आप बताओ, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस और नो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर दुनिया भर के प्रोटॉन है, दुनिया भर के न्यूट्रॉन है, वो हम निकाल सकते हैं कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, राइट। प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये दूर दूर भागेंगे, तो न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। यस और नो? तो इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए हमें कुछ एनर्जी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? न्यूक्लियॉन्स को जब पास लाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दो तरीके से दी जा सकती है, दो तरीके से। क्लियर? दोनों तरीके समझे। सबसे पहले आसान तरीका आपको बताता हूं। क्लियर? दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्लियर? दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे चलेगा। फिलहाल मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सीन क्लियर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यानी न्यूक्लियॉन्स है। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करना चाहता हूं, अलग अलग करना चाहता हूं, तो मुझे इसे एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एक्सटर्नल एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करने के लिए इसे दी जाएगी, उसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, क्लियर। द एक्सटर्नल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम यहां पर मास डिफेक्ट है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। C यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है। मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैं यहां डेल्टा एम के बारे में लिखूंगा। डेल्टा एम आपको मालूम है एक्सपेक्टेड मास माइनस रियल मास। एक्सपेक्टेड मास आपने पढ़ा था ZMP प्लस A माइनस ZMN। बोला भैया, बात समझ में आ रही है? ये कौन सा मास आया है हमारा? एक्सपेक्टेड मास। इसमें से कौन सा मास माइनस कर दूं? रियल मास अगर माइनस कर दूंगा तो ये कौन सा मास आ गया? मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर। मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी, और मास डिफेक्ट अगर कम हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक आसान डेफिनेशन आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये लिखेंगे चलेगा। न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करने के लिए जितनी एक्सटर्नल एनर्जी इसे दी जाती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी, अगर मास डिफेक्ट ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और बाइंडिंग एनर्जी अगर कम है तो वो अनस्टेबल होगा। एकदम से हमें क्लिक नहीं करता, तो अभी क्लिक करवाऊंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। फिलहाल इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आती है कि बाइंडिंग एनर्जी है क्या। क्लियर? न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करने के लिए जितनी एक्सटर्नल एनर्जी उसे दी जाती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? ऐसा नहीं लग रहा न्यूक्लियस को फोड़ रहे हैं और न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर रहे हैं, राइट। इसकी उल्टी डेफिनेशन भी है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियॉन्स को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं, न्यूक्लियॉन्स जब एक दूसरे के पास क्लोज आएंगे तभी तो न्यूक्लियस बनेगा। बोला भैया, न्यूक्लियॉन्स के पास आने की वजह से ही तो न्यूक्लियस बनेगा। तो न्यूक्लियस फॉर्म करते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? एनर्जी रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड
बाइंडिंग एनर्जी, ये भी बाइंडिंग एनर्जी है। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहां थोड़ा सा फोकस करना सब लोग। एक बात तो आप लोग ये समझ गए कि मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मास डिफेक्ट जितना कम होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी कम होगी। अब मैं यहां पर एक मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बताओ। लड्डू है, लड्डू की जो बूंदी है ना, उसे मैं 2 मिनट के लिए न्यूक्लियस मान लूं, ठीक है? अब आप बताओ, न्यूक्लियस को अलग करना चाह रहा हूं तो मुझे मतलब लड्डू को तोड़ना चाह रहा हूं, नहीं है ये बात समझ में? अगर मान के चलो लड्डू की बूंदी आपस में बहुत, समझ गए ना कैसा लड़ुआ है? क्लियर है? भयंकर कर रहा लड़ुआ है, नहीं है ये बात समझ में? तो उसे फोड़ने के लिए ताकत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? यानी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है? ध्यान रखना, आगे की पूरी कहानी उसी पे बेस्ड है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस स्टेबल होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो चीज अनस्टेबल होगी। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? जो मैंने बोला समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? किसी ने पूछ लिया बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है तो बता दोगे उसको? क्लियर? न्यूक्लियस को आइसोलेट करने के लिए जितनी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, या न्यूक्लियस बनाते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? 2 मिनट का समय दिया, पढ़ लो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मेरे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नाम मैंने बोला है बाइंडिंग एनर्जी, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? डिवाइडेड बाय पर को ये बोल दूँ। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। भैया किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियन होते हैं उसको आप बोलते क्या हो? किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियन होते हैं, टोटल न्यूक्लियनों की संख्या को आप क्या बोलते हो? मास नंबर बोलते हो ना? तो बस वही तो कह रहा है, हो गया। क्लियर? किसी ने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, तो बस क्वेश्चन पे फोकस करो। द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? फिर से बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल? और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होगी तो अनस्टेबल। कथा समझ में आ रही है आपको? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में पूछ रहा है। तो भैया सब लोग बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैंने यहां पर काय पे लिया है? वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मास नंबर लिया है, राइट? यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैं वाई एक्सिस पर और मास नंबर को एक्स एक्सिस पर लेकर अगर कोई कर्व ड्रॉ करूं तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। कोई पूछे बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वाई एक्सिस पर और मास नंबर को एक्स एक्सिस पर लेकर कोई भी कर्व जब ड्रॉ किया जाता है तो उसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहा जाता है। सीन क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ रही है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की? अब इसका सीन समझिए, पहले आप बताइएगा मुझे, ये मास नंबर है, ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा हूं तो मास नंबर बढ़ रहा है, ग्राफ में अगर ऐसे आऊंगा तो मास नंबर कम हो रहा है। इतना समझ में आता है? अच्छा, ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, ग्राफ में अगर ऐसे जाऊंगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है घट रही है। मतलब यूं जा रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी घट रही है और यूं जा रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी है यहां भी घट रही है। भैया बाइंडिंग एनर्जी वाला एक्सेस ये है, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी मान के चलो 9 है, मोटा मोटा अपन ले रहे हैं। अब अपन ऐसे जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे करके क्या हो रही है? कम हो रही है ना, यहां पर भी कम हो रही है। चलो अब इधर से इस तरफ आते हैं, इस तरफ आ रहे हैं तो भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, और यहां पर तो बहुत तेजी से कम हुई है। मोटा मोटा समझ में आ रहा है आपको? अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम कुछ छोटी सी फालतू बात करते हैं जिससे शायद चीजें हमारे समझ में बेहतर आ जाएं। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत भारी चीज है, समझना मेरी बात को, समझदार के लिए इशारा काफी होगा। बहुत भारी चीज है, आप लोग उसे उठाने के लिए कैपेबल नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है?
तो उस चीज को उठाने के लिए आप क्या चाहेंगे? मशीन। हाँ, थोड़े बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन मान के चलो मशीन वगैरह कुछ नहीं है, तो हम ये भी एक चॉइस हमारी ये भी हो सकती है कि ये जो बहुत भारी चीज है तो छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो मैं उसे ले जाऊं। यस और नो? किसी भी भारी चीज का छोटे टुकड़ों में टूटना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में कोई हैवी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के। बात समझ में आ रही है? आपके पास छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, समझ रहे हैं ना? मान के चलो मैंने सिंघाड़े दे दिए 2-4 किलो, आपके पास कोई थैला वैला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं ले जाऊं तो ढरकेंगे इधर उधर, तो आप चाहोगे कि एक थैला मिल जाए, वहां में सब इकट्ठे चले जाएं। तो वहां पर आप सिंघाड़ों को थैले में रख के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हो ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात को, तो ये क्या हो गया? इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूजन। इसी टाइप की कुछ कहानी है, समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखें सब लोग ध्यान से, ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिख रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा बाइंडिंग एनर्जी कर्व का डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वाई एक्सिस पर और मास नंबर को एक्स एक्सिस पर लेकर खींचा गया कर्व बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाता है। ये ओरिजिन होता है। इसका मतलब यहां पर मैंने जो भी रखा है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं सभी की बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि इस तरफ आप जाओगे तो सब पॉजिटिव है। एक बात क्लियर हो गई कि सभी की बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है। इस पूरे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जो गर्दन है वो ये है, बस इसको समझो आप। ये मैं थोड़ा सा आपको इशारे के लिए यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, समझ पाना मेरी बात को। ये है ना, ये यानी मास नंबर 50 से लेके 70 तक, बस ये समझने वाली बात है, बस इसके बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें। मास नंबर 50 से लेके 70 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 50 से 70 के बीच में है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है। समझ पा रहे हैं? और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है वो स्टेबल होता है। यानी वो एलिमेंट जिनके मास नंबर 50 से 70 के बीच में आते हैं वो न्यूक्लियस यूजुअली स्टेबल होते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कोई दिक्कत? इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो अप्रोक्सीमेटली ऑन एंड एवरेज 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी है? 8 से थोड़ा ऊपर आ रहा है यहां पर। आयरन की सबसे ज्यादा होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी होती है सबसे ज्यादा? आयरन की। ये मैंने मान लिया आयरन की है यहां पर 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास नंबर 50 से लेके 70 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑन एंड एवरेज जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर है? और ये वो चूंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये स्टेबल है। क्लियर है? अब मैं इधर आ रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टेबल अनस्टेबल। 50 से इधर नीचे आ रहा हूं, ये भी अनस्टेबल। 70 से ऊपर वाले अनस्टेबल, 50 से नीचे वाले अनस्टेबल। गॉट इट? इस दुनिया में हर अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। क्लियर? थोड़ी देर के लिए अभी हम इधर चलते हैं। 70 से ऊपर जा रहे हैं मास नंबर में, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियस कैसा है? अनस्टेबल। अच्छा, मास नंबर क्या हो रहा है? न्यूक्लियाई हैवी होते जा रहे हैं। 83 बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83। 83 से ऊपर वाले जितने भी हैं, 83 से ऊपर वाले जितने भी हैं आप उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, उसमें से ऑटोमेटिकली अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। अगर उसमें से कुछ मास रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? फिजन या फ्यूजन? फिजन। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखो भैया 70 से ऊपर मास नंबर बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? अब हर अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, तो ये मास नंबर ज्यादा है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी यहां पर कम हो रही है। अगर स्टेबल होना है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए? तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं है पता? भारी न्यूक्लियाई, समझ गए? 80-90 का कोई न्यूक्लियाई है तो मान के चलो वो 2 में ब्रेक हो गया, 45 तो इस रेंज में आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये और भारी है तो इस रेंज में आ गया। तो भारी न्यूक्लियाई हल्के न्यूक्लियाई में टूट रहा है, काय के लिए? स्टेबल होने के लिए। नहीं आई बात समझ में?
और यही प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है? न्यूक्लियर फिजन। नहीं, यही बात समझ में आ रही सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, 70 से ऊपर जब हम जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए भारी न्यूक्लियाई दो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर जो बोला समझ में आया? चलो अब अपन आते हैं इधर 50 से नीचे। 50 से नीचे आ रहे हैं तो यहां भी बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और आप ये देखो, यहां पर तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत तेजी से 20 मास नंबर से कम पे आए तो बहुत तेजी से नीचे आ रही है, यानी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है यानी न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये जो न्यूक्लियस है भारी न्यूक्लियस है या हल्के न्यूक्लियस है? लाइट न्यूक्लियाई है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो रही है तो ये अनस्टेबल है। तो ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो ये ऐसे जा रहे हैं या और ऐसे आ रहे हैं? ऊपर की तरफ जाएंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके भारी न्यूक्लियाई बनाएंगे तो क्या होगा? फ्यूजन। समझ में आ रही बात? और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो चलो मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप बीच में ग्राफ में देख रहे हैं हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? ये पीक्स दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में। ये पीक्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके नेबरहुड में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं, जितने भी न्यूक्लियस आते हैं, उनके कंपैरेटिवली हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। नहीं, यही बात समझ में? मतलब इनके ये बीच में जो पीक्स आए हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके आसपास के जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके कंपैरेटिवली इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? सीन क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? आयरन की। आयरन का नंबर कितना है? 56। क्लियर है? ऑन एंड एवरेज मास नंबर 50 से 70 के बीच के जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 70 से ऊपर दिक्कत है, 50 से नीचे दिक्कत है। ग्राफ क्लियर है आप सभी को? शांत मन से पूरे ग्राफ को पढ़ लें, 5-7 मिनट दिए मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को जो नोट दिया है उसमें कह रहा है कि मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों बोल रहा है मास डिफेक्ट? यही तो मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सीन? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला सीन दे रहा है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की अगर बात की जाए तो ये बात आप लोगों ने पढ़ी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुने होंगे आपने, 92U235, 92U238, यस और नो? रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं या बहुत कम रहते हैं? ये बहुत कम रहते हैं। तो यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेचर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, 92U235 इस पे मैंने बमबारी कराई है न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की बमबारी कराई है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 92U235 पे जब मैं न्यूट्रॉन की बमबारी कराता हूं तो फाइनली ये जो बन जाएगा दैट इज 236। 235 और एक 236, 92 + 0 92। क्लियर? यहां पर ये इसका एक आइसोटोप बनी, आइसोटोपी तो है ये बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि आप देख रहे हो ना मास नंबर 70 से ऊपर है। अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो हमें मालूम है कोई भी अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश करती है। स्टेबल होने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है दो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर ये यूरेनियम जो होता है वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, बेरियम एंड क्रिप्टन, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं यहां पर। क्लियर? और एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। सीन क्लियर है सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, 92U235 में मैंने बॉम्बार्ड कराए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को मैंने बमबारी कराई तो 92U236 जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, बेरियम और क्रिप्टन। इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत अधिक तादाद में एनर्जी निकलती है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56,
एटॉमिक मास 144। अच्छा, एटॉमिक मास कुछ लोग यहां भी लिख देते हैं, कुछ लोग यहां भी लिख देते हैं, आप चाहे जैसे लिख दो, बात एक ही है। क्लियर? तो सपोज करिए मैंने यहीं लिख दिया, इसी ट्रेंड में लिख रहा हूं तो क्लियर। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 और ये 89। आप टोटल करेंगे 56 प्लस 36 प्लस 0, राइट। पूरा ये टोटल करेंगे तो ये बराबर आपका आ जाएगा 92। क्लियर? इसी तरीके से आप 144, 89, यहां कितने हैं? 1 नहीं है, 3 है। 3 न्यूट्रॉन है तो ये 3 हो जाएगा। इन तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो ये 236 आ जाएगा। सीन क्लियर है? बैलेंस होनी चाहिए ना इक्वेशन। केमिस्ट्री में ये तो सीखा होगा। अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में मैंने 92U235 पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया, जिससे 92U236 जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बैरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हुआ। साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकले प्लस एनर्जी निकली। क्लियर? इसको थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहां पर इस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। बमबारी किस पे कराई है आपने? 92U235 पे। आपको बता दूं, इस नेचर में यूरेनियम को हमको यूजुअली 2 आइसोटोप बहुत मिलते हैं, 92U235 और 92U238। क्या? 92U235 और 92U238 ये हमें बहुत अधिक तादाद में मिलते हैं। इसमें से 99.3% नेचर में ये अवेलेबल होता है और 92U235 जो होता है वो 0.7% अवेलेबल होता है। ये कम तादाद में, ये ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। दोनों ही फिजनेबल हैं। न्यूक्लियर फिजन इसका भी किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है, पर हम यूजुअली यूज इसे करते हैं। भले ये कम तादाद में अवेलेबल, हम यूज इसे करते हैं। उसका कारण है कि भैया अगर मैं इसे फिजन का प्रोसेस करना है तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ही हो जाता है। 92U235 का, 92U238 का करना है तो इसके लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स लगते हैं, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो 92U235 करते हैं। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर फिजन की ये खास बात है कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ऑर्डिनरी प्रेशर पे ये फिनोमेना हो जाता है। क्लियर है? इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत नहीं है। सीन क्लियर है? आगे की बात करते हैं। यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में 190, किसी में 196, किसी में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चलता है ऑन एन एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। सीन क्लियर है? अब आप यहां पर एक बात गौर से देखिए, होता क्या है, ये आपने पूरी इक्वेशन बैलेंस की है। जब इक्वेशन पूरी बैलेंस की है तो फिर एनर्जी कैसे आई? यहां पर ये एनर्जी कैसे आई? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था एनर्जी जो पैदा होती है वो मास डिफेक्ट की वजह से पैदा होती है। क्लियर? आज से कुछ दिनों पहले वो गजक चकनाचूर हो रही थी। अब आप बताओ, यहां पर ये जो है, लिसन, ये जो है दिस इज द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और इनको बोलते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियाई। इनकी उत्पत्ति के लिए यही जिम्मेदार है। इनके ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। आप बताओ मास इनका ज्यादा या इनका ज्यादा? इनका ज्यादा। पेरेंट्स न्यूक्लियाई में आप मास किसका लोगे? 92U235 और न्यूट्रॉन के मास का सम है ना। मुझे मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट। तो मैं, ये कौन है? पेरेंट न्यूक्लियाई के यूरेनियम और न्यूट्रॉन, इनके मासेस का सम। फिर क्या करूं? मास डिफेक्ट निकालने के लिए क्या करूं? माइनस करूं। ये कौन से हैं? ये वाले प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। तो इसमें आप बैरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉनों के मासों का सम लेंगे और दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। और यही वो डिफरेंस होगा जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस। पूछता है वो कि भैया सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यहां पर जब आपने पूरी इक्वेशन बना दी, इक्वेशन आपने पूरी बैलेंस कर दी, तो एनर्जी कैसे पैदा हो रही है? तो एनर्जी पैदा हो रही है मास डिफेक्ट की वजह से। यहां पर इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, और इन दोनों के मासेस का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या है, तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत? न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग जो यूज करते हैं, 2 तरीके होते हैं इसको यूज करने के।
एक कंस्ट्रक्टिव यूज होता है इसका, एक डिस्ट्रक्टिव यूज होता है। डिस्ट्रक्टिव यूज के तौर पर हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, क्लियर, जिसे आप एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, क्लियर है। इससे बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जी निकलती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो वहां पर भी न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव पर्पस से भी आप इसे यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टिव पर्पस से यूज करने के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए, न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, उसके जरिए भी एनर्जी पैदा होती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत फास्ट नहीं होती, वो स्लो होती है और कंट्रोलेबल होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? शांत मन से 5-7 मिनट का समय दिया, पूरा न्यूक्लियर फिजन पढ़ लो आप लोग। न्यूक्लियर फिजन के बाद आप लोगों ने नोट पढ़ लिया, फिर एक्सप्लेन द यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन वो भी पढ़ लिया आपने। फिर जो न्यूक्लियर फिजन और रेडियो एक्टिव डिके में डिफरेंस दिया था, तो वो तो रेडियो एक्टिव डिके तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं अब। और उसके बाद आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का डेफिनेशन भी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।